Hello everyone, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start current affairs for the exam 67th BPSC Assistant Audit Officer and CDPO and SSC और भी सारे एग्ज़ाम्स जो करंट अफेयर्स जिनमें पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, NTPC हो या और भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो करंट अफेयर्स अपने एग्ज़ाम में पूछती हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात करेंगे और यह जो न्यूज़ है PIB से लिया गया है। PIB का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि भारत सरकार की मुख्य पत्र है। तो आज का टॉपिक है हमारा मुद्रास्फीति। बात करते हैं मुद्रास्फीति की, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो इस प्रकार होते हैं कि आप बताइए 21-22 में थोक मूल्य सूचकांक पर हमारे देश का जो ग्रोथ है वो कितना रहा, या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूछ लेगा 21-22 का, बताइए कितना रहा। तो इसको जानते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो रेड वाला एरिया आपको दिख रहा है ये है थोक मूल्य सूचकांक का एरिया, ओके। वही जो आप ये ब्लू वाला देख रहे हैं एरिया, ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, ओके। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंबाइंड, संयुक्त रूप से। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बोला जाता है CPI, जिसका मीनिंग फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन हिंदी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ओके। वही थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक बोला जाता है। और ये जो डेटा है औसत प्रतिशत में है, 4 वर्षों का डेटा दिया गया है और आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 वर्षों का डाटा याद रख सकते हैं, 20-21 का और 21-22 का, ओके। लेकिन ये डाटा की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये जो ब्लू वाला लाइन है इसको पढ़ते हैं, ओके। अगर पूछ लिया जाए कि बताएं 2018-19 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना रहा औसत प्रतिशत में, तो आप बताएंगे 3.4%, ओके। वहीं अगर बात कर लिया जाए 19-20 में कितना रहा CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो आपका आंसर होना चाहिए 4.8%। आप देख रहे हैं यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, ये 18-19 से 19-20 में इंक्रीज किया। फिर अगर 20-21 का पूछ ले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत प्रतिशत में, तो 6.2% बोलेंगे, यहाँ भी इंक्रीज किया। लेकिन 20-21 में ये घटकर 5.2% हो गया, ओके। कितना हो गया? 5.2% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि थोक मूल्य सूचकांक बताइए, ये रेड वाला एरिया, तो आप 18-19 में बताएंगे 4.3। कितना बताएंगे? 4.3। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कोई करे तो 3.4 हो जाएगा औसत प्रतिशत में। अब 19-20 में थोक मूल्य सूचकांक पे पूछा जाए तो 1.7 देख रहे हैं, सीधा घटकर कितना हो गया? 4.3 से 1.7 हो गया। और ये घटने का रीज़न भी था क्योंकि जो कोविड-19 है उस कोविड-19 ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला इकोनॉमी पे। वहीं आप देख रहे होंगे 19-20 से 20-21 में घटकर 1.3% हो गया थोक मूल्य सूचकांक, 1.3% ये घटा। और इसका भी रीज़न रहा कोरोना महामारी ने हमारे ही देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को धराशायी किया है और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है पूरी दुनिया में, जिससे हम भी अछूते नहीं हैं, हमारा देश भी अछूता नहीं है। लेकिन एकाएक आपने 21-22 में देखा सुधार हुई और ये उछाल लाया 12.5% पे आ गए हम। कितना पे आ गए? 12.5%, जो कि बहुत लंबा छलांग लगाया है, ओके। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है इनका, वो इस प्रकार पूछ सकते हैं। पूछेंगे कि बतलाएं
थोक मूल्य सूचकांक पर औसत प्रतिशत में 21-22 में कितना रहा? थोक मूल्य सूचकांक कितना रहा 21-22 में? तो आपका आंसर होना चाहिए 21-22 में 12.5%। या फिर क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है घुमाकर कि 2020-21 की तुलना में 21-22 में थोक मूल्य सूचकांक कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो आपके पास अगर डाटा याद रहेगा, आपको प्रीवियस ईयर का 2 साल का डाटा आपको याद रहना चाहिए। अगर 21-22 में एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो 20-21 का भी डाटा आपको पता होना चाहिए, खासकर इकोनॉमिक्स में। तो आपको जब डाटा पता रहेगा, तुरंत आप जाएंगे और ये 20-21 और 21-22 के डाटा के बीच का अंतर आप निकाल कर बता दीजिएगा। चलो 12.5% 21 में था और 20-21 में 1.3 था। कितना बढ़ा आप निकाल दीजिएगा, कितना प्रतिशत बढ़ा। ओके, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बताइए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी देखी गई। आपको डाटा पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बता पाएगा वृद्धि हुई कि कमी हुई? तो 2 साल का कम से कम 20-21 और 21-22 आपको याद रखना है। ओके, तो 20-21 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर 6.2% थी और 20-21 में 21-22 में 5.2% थी, जो कि कमी देखी गई है। ओके, चलिए, ये डेटा अप्रैल से दिसंबर 21 तक की थी। अब हम लोग बात करते हैं औद्योगिक वृद्धि दर की। ये भी पीआईबी से लिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22। और एक बात याद रखिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एसएससी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम, उसमें इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो करंट से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनका डाटा आपको आना चाहिए, नॉलेज में रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहते ही हैं बजट से, अगर इकोनॉमिक सर्वे आया है उससे, तो ये क्वेश्चन हमें रखना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे से भी पूछता है और बजट से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये डेटा 4 वर्षों का है। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि प्रतिशत में, मूलभूत कीमतों पर है ये सकल मूल्य वृद्धि प्रतिशत में। तो 18-19 में 5.3% था, जो 19-20 में -1.2 आया। ये पहला संशोधित अनुमान था, जिसे 20-21 में जो अंतिम रूप से प्रकाशित हुआ वो -7.0 था, जो कि काफ़ी कम है। देख रहे हैं, निगेटिव में चला गया था। और इसका भी रीज़न मेन आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमारा जो इकोनॉमी धराशायी हुआ, हमारी पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी धराशायी हुई, उसका जिम्मेदार कोरोना है, जिसकी वजह से देश में लॉकडाउन लगाए गए, सारी अर्थव्यवस्थाई गतिविधियां चौपट हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गए, सब घरों में कैद हो गए, सर्विसेज बंद हो गई, तो आर्थिक क्रियाएं हुई कहाँ? इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। फिर हम लोग 21-22 में एकाएक ग्रो करते हैं और पहला अग्रिम अनुमान जो है वो हमारा 11.8% है। ओके, याद रहेगा आपको। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि प्रतिशत में 7.2% रहा 18-19 में, 19-20 में 7.2% रहा, दोनों सेम ही रहा, कोई अंतर नहीं हुआ है मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि में। ओके, 20-21 में जो अंतिम था -8.4 था, जो कि हमारा पहला संशोधित अनुमान जो था 7.2 उससे घटकर सीधा निगेटिव हो गया। और इन सब चीज़ों की वजह आपको पता है, मैंने बता दिया है, कोरोना, लॉकडाउन, सर्विसेज का बंद हो जाना, इंडस्ट्री का बंद हो जाना, इत्यादि इत्यादि। 21-22 में जो अग्रिम अनुमान है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ की सकल मूल्य वृद्धि प्रतिशत में मूलभूत कीमतों पर वो 8.2% है। अब सेवा क्षेत्र की बात करते हैं। सेवा क्षेत्र, समग्र सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 8.2% बढ़ने की उम्मीद है। उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे सेवा क्रय प्रबंधकों का सूचकांक हवाई माल भाड़ा एवं रेल भाड़ा पर दूसरी कोविड लहर का बहुत कम प्रभाव पड़ा है ना।
पहली जो कोविड की लहर थी उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था हमारे सर्विसेज को, हमारे इकोनॉमी को। अभी तो तीसरी लहर गई है ना, दूसरी लहर में हमारी अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं डाला, इम्पैक्ट डाला ही। सबसे ज़्यादा जान माल की हानि हुई। हम लोगों ने पहले वाले जो कोरोना की लहर थी उससे अधिक हम लोगों को परेशानियां हुई, कई हमारे अपने बिछड़ गए। दूसरी लहर में हमें सबसे भयावह स्थिति देखने को मिली दूसरी लहर में, ओके। लेकिन जो उच्च आवृत्ति वाले संकेतक थे, जैसे कि सेवा क्रय प्रबंधक का सूचकांक, हवाई माल भाड़ा एवं रेल भाड़ा, ये इसका जो है इन सब पर दूसरी कोविड लहर में कम प्रभाव मिला देखने को। और पहली बार हम लोगों को अनुभव भी तो नहीं था। हम लोगों ने पहली बार जैसे ही कोरोना का केस मिला तो पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लगाया हुआ था, पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रखी रही। इस वजह से भी काफ़ी नुकसान उठाने पड़े। लेकिन दूसरी लहर में क्या हुआ था कि हम लोग खतरों से खेल रहे थे, जान माल की हानि हो भी रही थी, लेकिन बहुत जल्दी सर्विसेज, बहुत जल्दी व्यवस्थाओं को बंद नहीं किया गया, ओके। अगला है सेवा निर्यात में 21.6% की वृद्धि देखी गई थी, जिसने पहली महामारी स्तर को पार किया था। सेवा निर्यात के क्षेत्र में 21.6% की वृद्धि थी। वहीं सेवा क्रय प्रबंधकों का सूचकांक, हवाई माल भाड़ा, रेल भाड़ा, ये सब जो है पे कम प्रभाव पड़ा था। सेवा क्षेत्र में $16.7 बिलियन से अधिक का FDI प्राप्त हुआ। कितने का? सेवा क्षेत्र में $16.7 बिलियन से अधिक का FDI प्राप्त हुआ। भारत में कुल FDI समझ रहे हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फुल फॉर्म होता है। भारत में कुल FDI का अंतर्वाह लगभग 54% है। कितना है? 54%। भारत में कुल FDI का जो फ्लो है वो 54% का है। वहीं वर्ष 2020 में विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 4.1% हो गई। वर्ष 21-22 में 14,000 नए स्टार्टअप के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। 21-22 में ये उपलब्धि हम लोगों ने हासिल करी और हम लोग बन गए 14,000 नए स्टार्टअप के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। वहीं IT BPO के क्षेत्र में दूरसंचार नियमों को हटाने व अंतरिक्ष क्षेत्र को गैर सरकारी संस्थानों के लिए खोले जाने के लिए प्रमुख सुधार किए गए। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। अगर अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अंतरिक्ष में सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां ही, सरकारी संस्थान ही काम कर रही थी। लेकिन जब से हमने गैर सरकारी संस्थानों के लिए दरवाजे खोले हैं तो बहुत सारे सुधार किए गए हैं। वर्ष 2021 में 44 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न स्टेटस प्रदान किए गए। कुल यूनिकॉर्न स्टेटस वाले जो स्टार्टअप्स हैं वो 21 में 44 बने और इन 44 को जब दर्जा दिया गया यूनिकॉर्न स्टेटस का। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा की। राजकोषीय घाटा GDP का प्रतिशत, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 18-19 में 3.4 था, जो कि 19-20 में 4.6% हो गया। लेकिन 20-21 में जो अंतिम अनुमान है वो था 9.2%। वो 21-22 के बजट में जो आया वो 6.8 आया। कितना आया है? 6.8%। अब क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि GDP का प्रतिशत 21-22 में कितना रहा हमारे देश का, तो आप बताएंगे 6.8। 20-21 का अगर पूछेगा तो 9.2। अगर 20-21 की तुलना में पूछ ले 21-22 का तो इस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा और परसेंटेज बढ़ी या घटी। देख क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2020-21 के GDP प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में जो हमारे देश की GDP रही उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी देखी गई। जब डेटा आपको याद रहेगा तो आप सीधा सीधा इसका क्वेश्चन बना पाएंगे। क्या करेंगे? डेटा याद रहेगा तो 9.2% याद ही रहेगा और 6.8 आपको 21-22 का पता है। जब 20-21 का पता है 9.2 और 21-22 का 6.8 तो आप वृद्धि या कमी क्या हुई है बता सकते हैं। आ गया समझ में? आर्थिक सर्वेक्षण की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 की आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन के बारे में बात करते हैं। मिलियन टन में बात करेंगे जो कि 17-18 में 285 मिलियन टन था और 18-19 में ये बढ़कर 285.2 मिलियन टन हुआ।
वहीं 19-20 में 497.5 मिलियन टन हुआ, जो कि बढ़ता हुआ है, ये ग्रोथ है ना। वहीं 21-22 की बात करें तो 308.6 है, जो कि सबसे अधिक है। अगर 17-18 की तुलना में बात करें तो सबसे अधिक ऊपर की तरफ है, 19-20 की तुलना में भी अधिक है। तो क्वेश्चन हमेशा 2 वर्षों से ही पूछा जाता है, या तो 20-21 का पूछेगा या 19-20 का पूछेगा। तो 19-20 का 297.5 मिलियन टन में, और 20-21 का पूछेगा तो 308.6, दोनों में तुलना पूछ लेगा तो इन डाटा का आप तुलना कर दीजिए। अब बात करते हैं हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार की। ये 31 दिसंबर 2021 का ही डेटा है। 18-19 में जो डेटा था वो था 411.9 बिलियन डॉलर, वही ये बढ़कर 477.8 बिलियन हो गया 19-20 में, और 20-21 में 577 बिलियन डॉलर था, और 21-22 में 633.6 बिलियन डॉलर आकलन किया गया, जो कि अधिक है। ग्रोथ देखा गया है, यहाँ से अगर देखें तो इतना बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है। अब बात करते हैं कृषि वानिकी और मत्स्य पालन की। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि वानिकी और मत्स्य पालन में जो हमारी स्थिति है, भारत की स्थिति है, वो देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि प्रतिशत में पहला 18 से 19 में जो हमारी स्थिति है वो है 2.6%, है ना। ये 19-20 में बढ़ती है और बढ़कर हो जाती है 4.3%, बढ़ रही है। ये पहला संशोधित है, लेकिन जैसे ही अंतिम आंकड़े आए 20-21 में, तो जो हमारा 4.3 का अनुमान लिया गया था संशोधन के बाद, वो 3.6 हो गया, घट गया ये 3.6, और ये गिरकर 3.6% हो गया। लेकिन 21-22 में जो हमने अग्रिम अनुमान किया है आर्थिक सर्वेक्षण में, वो 3.9% किया है, जो कि थोड़ा सा 0.3% अधिक ग्रोथ हमने दिखाया है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कीमतें एवं मुद्रास्फीति पे प्रकाश डालेंगे, और यह प्रकाशन PIB भारत का मुखपत्र पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो में प्रकाशित हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कीमतें एवं मुद्रास्फीति। औसत हेडलाइन उपभोक्ता सूचकांक संयुक्त CPIC अप्रैल दिसंबर 21-22 में गत वर्ष के 6.6% से घटकर 5.2% पर। ओके, औसत हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त यानी CPI जो कंबाइंड है, उस पर अप्रैल से दिसंबर 21-22 में जो पिछले वर्ष था 6.6%, उससे घटकर कितना हो गया 5.2%। ये आपने पढ़ा है चार्ट के माध्यम से, बस इसको लिख कर दे दिया गया है आपको राइटिंग में। आपने ग्राफ में समझा चार्ट के माध्यम से, अब उसी चीज़ को लिख दिया गया है। सेकंड है खाद्य मुद्रास्फीति दर अप्रैल दिसंबर से 21-22 में गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष 9.1% से घटकर 2.9% रह गई। ये याद कर लीजिएगा कि पिछले जो वर्ष थी 9.1% थी, लेकिन 21-22 में घटकर 2.9% हुई खाद्य मुद्रास्फीति दर। ओके, नेक्स्ट है प्रभावी आपूर्ति पक्ष प्रबंधन से कीमतों पर नियंत्रण हुआ। अच्छा, ये जो आपूर्ति पक्ष प्रबंधन किया गया, उससे कीमतों के लिए जो प्रबंधन किया गया, उससे नियंत्रण किया गया है प्रभावी आपूर्ति पक्ष प्रबंधन से। लेकिन दिख तो नहीं रहा, इतनी महंगाई है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए गए। ये तो आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि सक्रिय उपाय किए गए, लेकिन जब जाते हैं खरीदने 200 रुपये किलो तेल खरीदने, तो समझ में आता है कि कितना कंट्रोल किया गया है। लेकिन हाँ, कई कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। मैं सरकार विरोधी कोई बात नहीं बोल रहा, ये मैं एज अ प्रैक्टिकली जो लोग झेल रहे हैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन सरकार ने ध्यान दिया है, बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल होना चाहिए महंगाई, इनके लिए नियम बनाए जाने चाहिए ताकि हमारे देश की जनता को इससे लाभ मिले। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका कीमतें एवं मुद्रास्फीति आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। थोक मूल्य सूचकांक WPI में अप्रैल
से दिसंबर 21 के दौरान 12.5% की दर से वृद्धि इंगित किया गया है। ठीक है, WPI जो अभी हम CPI की बात कर रहे थे पीछे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, अब हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान कितना दर्ज किया गया है? दर्ज किया गया है 12.5%। और यह जो वृद्धि दर है, इसके बढ़ने से क्या लाभ होंगे, क्या फ़ायदा होगा, इसको बताया गया है यहाँ पर कि जब थोक मूल्य सूचकांक बढ़ता है तो यह इंगित करता है पिछले वर्ष के कमज़ोर आधार का, आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी का। तो बढ़ने का मतलब अगर 21 में बढ़ा है तो 20 में जो स्थिति थी वो कमज़ोर थी, और 21 में आर्थिक गतिविधि में तेज़ी आई है पिछले वर्ष की तुलना। कच्चे तेल और अन्य आयातित आदानों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हो गई है। उच्च माल ढुलाई लागत हुआ है। ठीक है, जो माल ढुलाई है उच्च लागत पे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करता उद्योग एवं अवसंरचना पार्ट पे। तो इसमें देखा गया है कि वर्ष 2020-21 के अप्रैल-नवंबर के दौरान गत वर्ष 15.3% की तुलना में IIP 17.4% की दर से बढ़ा है। वहीं वर्ष 2022 की दूसरी चौथाई में बड़े कॉर्पोरेट्स का सार्वकालिक उच्च शुद्ध लाभ बिक्री अनुपात -10.6% हुआ है। वहीं प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा में 30.4% की वृद्धि, जो वर्ष 19-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन हो। भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय में वर्ष 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना वृद्धि के साथ 2.15 लाख करोड़ तक बढ़ाने का बजट रखा गया। वहीं उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना PLI लागू किया गया। साथ ही साथ भौतिक तथा डिजिटल आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहलें प्रारंभ की गई। अब बात करते हैं सामाजिक संरचना एवं रोजगार पे। केंद्र एवं राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि GDP के 6.2% 2014-15 से बढ़कर GDP के 8.6% 2021-22 भी हुई। श्रम बाजार संकेतकों में तीव्र लाभ हुआ। शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर महामारी पूर्व के स्तर तक पहुंचा। ये स्रोत जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से लिया गया है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान रोजगार औपचारिकरण जारी रहा। मनरेगा के तहत दी जाने वाली निधि में वृद्धि हुई। प्रजनन दर, सेक्स दर जैसे सामाजिक सूचकांक दर्शाने वाली दर में सुधार हुआ। और ये स्रोत है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का यह भी कहना है भारत का बाह्य क्षेत्र काफ़ी मजबूत हुआ है। भारत का बाहरी क्षेत्र काफ़ी मजबूत हुआ है। क्या क्या हुआ है? तो इसमें कहा गया है वस्तु निर्यात एवं आयात कोविड पूर्व स्तर को भी पार कर गया है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है कोविड के पहले के स्तर को भी पार कर गया है। अब शुद्ध सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सेवा एक्सपोर्ट में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 21-22 की प्रथम छमाही में शुद्ध पूंजी प्रवाह 65.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। कितना रहा? प्रथम छमाही में शुद्ध पूंजी प्रवाह 65.6 अरब अमेरिकी डॉलर। वर्ष 21-22 की प्रथम छमाही का BOP अधिशेष 63.1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। वहीं बात करें विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 21 तक की तो 633.6 अरब अमेरिकी डॉलर को छू गया। भारत नवंबर 2021 तक विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया। भारत नवंबर 2021 तक विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया। याद रखिएगा हमारा स्थान विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सा है, तो वो है चौथा। अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता टॉपिक पे। बैंक ऋणों में और वृद्धि 5.3% अप्रैल 21 से बढ़कर 9.2% दिसंबर 21 तक हो गया। यानी कि जो पहले 5.3% ऋण दिया जाता था वो अब बढ़कर 9.2% हो गया है। ऋण देने में वृद्धि किया गया है बैंक के द्वारा। वहीं SCB का सकल NPA 11.2% 17-18 से घटकर 6.9% सितंबर 2021 तक हो गया है। SCB का शुद्ध NPA 6% 17 से 18 से घटकर 2.2% सितंबर 2021 तक हो गया।
ठीक है। वहीं SCB का पूंजी जोखिम भारांक परिसंपत्ति अनुपात 13% 2013-14 से बढ़कर 16.54% सितंबर 2021 तक हो गया। मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थता। अप्रैल-नवंबर 2021 में 75 IPO जारी करके 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए। भारतीय बाजारों ने अभूतपूर्व कारोबार किया। वहीं कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में भारत अग्रणीय रहा। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश में विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 18 से जो प्लस की आयु वाली 70% जनसंख्या का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया। 93% जनसंख्या को पहली डोज दे दी गई। वहीं कुल टीकाकरण 157.94 करोड़ हुआ है। पहली डोज 91.39 करोड़, दूसरी डोज 66.05 करोड़ हुई है। और 16 जनवरी 2022 तक के आंकड़े जोड़े गए हैं इसमें। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, इस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या 157.94 करोड़ को पार कर रही है ना। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, जनसंख्या विस्फोट ही है। वित्तीय विकास। भारत के चौकन्ने नीतिगत कदम के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान वर्षवार राजस्व प्राप्ति 67.2% तक पहुंच गई। सकल कर राजस्व में 50% की वृद्धि दर्ज की गई। उत्पादक पूंजी व्यय में 13.5% तक की वृद्धि की गई। वित्तीय घाटे को बजट व्यय के 46.2% पर रोका गया। अर्थव्यवस्था की बहाली के साथ सरकार के घाटे में कमी का अनुमान आया है। कई बजट से बाहर की मदों को बजट आवंटन के अंतर्गत शामिल किया गया। कई चीज़ें जो है बजट में बजट आवंटन के अंतर्गत शामिल किया गया, जो पहले बाहर थी, बजट में नहीं थी। अच्छा, राज्य सरकारों की पूंजी व्यय में 67% की बढ़ोतरी हुई। 2021-22 के दौरान राज्यों को केंद्र द्वारा जो सहायता मिला है उसका विवरण आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अंतर्गत निम्न प्रकार है। वो ये है, कहा गया है राज्यों की ऋण सीमा में वृद्धि की गई। GST की कमी की भरपाई के लिए राज्यों को ऋण दिया गया। पूंजी व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना दी गई। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उसके अनुसार वर्ष 21-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानतः 9.2% की वृद्धि देखी गई है। 22-23 में वृद्धि करने वाले कारक हैं वैक्सीन का बड़े पैमाने पर विस्तार, आपूर्ति पक्ष सुधारों में बढ़ोतरी, नियमों में ढील, निर्यात में मजबूती और पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि। अर्थव्यवस्था की स्थिति। महामारी पूर्व के स्तर पर अर्थव्यवस्था की बहाली। भारत का विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का अनुमान लगाया गया है। 2022-23 में GDP 8 से 8.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वहीं विश्व बैंक द्वारा भारत के GDP में वृद्धि का अनुमान 8.7% लगाया गया है। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के GDP में वृद्धि दर अनुमानतः 7.5% लगाया गया है। जब बात वर्ल्ड बैंक की होगी कि इन्होंने कितना एज्यूम किया है इंडिया के ग्रोथ का GDP में, तो आप लगाएंगे 8.7%। जब बात करेगी ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात होगी, तो आपका जो आंसर होगा वो 7.5%। इन दोनों ने ये अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक 8.7, एशियाई विकास बैंक 7.5। वहीं बात करें विश्व आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा भारत के GDP में वृद्धि का अनुमान, तो वो 9% है विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो कृषि एवं खाद्य प्रबंधन है, वो जो सुझाव दिए गए हैं वो इस प्रकार है। इनके अनुसार पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य पालन सहित लगातार उच्च विकास वाले संबद्ध क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। किस पर? पशुधन, गाय भैंस, डेयरी, मत्स्य पालन और जो उच्च विकास वाला जो भी क्षेत्र है उस पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। वहीं छोटे सीमांत किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कम लागत के कृषि तकनीकों का विकास व संचालन की बात की गई है। तिलहन, दलहन और बागवानी के लिए फसल विविधता को प्राथमिकता दी गई है। आगे जो सुझाव दिए गए हैं फसल व संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान व विकास में प्रगति के लिए दी गई है। नैनो यूरिया व जैविक खादों जैसे विकल्प उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है। जैविक खाद को भी बढ़ाने का, नैनो यूरिया को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। कृषि अनुसंधान और डेवलपमेंट की बात की गई है। ड्रोन व कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं,
आधारित प्रणालियों जैसी नई तकनीकों पर जोर देने की बात। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केंद्रीय बजट 22-23 पर। तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन था, जो कि डेटा से भरा हुआ था, लेकिन इकोनॉमिक्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।